सभी का स्टडी को पेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो है आपके मध्यकालीन इतिहास का 5वां लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी मिल जाएगी, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबके घटना चक्र की PYQ की मैराथन क्लासेज मिल जाएंगी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ मुगल प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन आंसर हैं। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को जो जाना जाता था मुगल प्रशासन में, उस सरकार नाम से जाना जाता था। ठीक, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा जो प्रांत होता था, जो आज के डेट में आप स्टेट कहते हैं ना, ये स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो उसी तरीके से जो सूबा होता था कई सरकारों यानी जिलों में बटा हुआ होता था और सरकार को पुनः जो है परगना या महल में विभाजित किया जाता था। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो उसे हम सरकार कहते थे। ठीक, मुगल काल में सेना का प्रधान जो होता था उसे हम मीर बख्शी कहते हैं, जबकि आपका जो सल्तनत काल था उसमें दीवाने अर्ज होता था सेना का प्रमुख। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्च अधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने, सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी का था। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो किसानों से टैक्स वसूल करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और आय व्यय का लेखा जोखा और न्याय देना ये नहीं होता था। ठीक, ये जो है आपके सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। ठीक, मतलब पर्यवेक्षण करने का काम किसका था? आपके मीर बख्शी का। देखिए मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करते थे तथा इस सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी होते थे। सर जदूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतन अधिकारी भी कहा है, पे मास्टर कहा है, किंतु वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतन अधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। ठीक, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक, ये एकदम सही बात है, सैनिक राज था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो कारण भी सही, कथन भी सही, कारण भी सही और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मनुची को जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं निकोलो मनुची को मुगल सेना में एज ए चिकित्सक नियुक्त किया गया था और यह एक इतावली यात्री था। ठीक, और इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी। 1659 में जब दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद चिकित्सक का पेशा ये अपना लेता है। मतलब जब दारा सिकोह का टाइम पीरियड होता है तभी ये आता है, ये भी याद रखना, कभी कभी मिलान के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, एकदम सही बात है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था, मतलब जो सम्राट के अंदर होते थे उन्हें अहदी कहते थे। ऐसे घुड़सवार जो होते थे अहदी घुड़सवार, वो सम्राट की डायरेक्ट अंडर काम करते थे, वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका सही है, बस आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। देखिए मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार होते थे, अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। अहदी मतलब SPG कमांडो समझिए, जो प्रधानमंत्री की सेवा में लगे हुए हैं, तो वही जो है बादशाह की सेवा में लगे हुए होते थे, ये समझिए आप। यद्यपि उनका मनसबदार से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। जब बादशाह कहते थे कि मनसबदार के साथ नियुक्त कर दो तो नियुक्त हो जाते थे। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन थे तथा इनका भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवाने बख्शी की व्यवस्था की गई थी। ठीक, तो दीवाने बख्शी इनका प्रधान होता था, वही मीर बख्शी सेना का। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक घुड़सवार को 12 से 15 रुपये ही वेतन दिया जाता था। अकबर के समय अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? मुहतसिब होता था लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री, वेश्याओं के निवास से निषिद्ध घोषित करवा दी थी, समझी बात। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था थी।
जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है। मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य साफ सुथरा प्रशासन ही था। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें 33 वर्ग थे, एक सही बात है। ठीक, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक होता था, ये गलत बात है। उनका जो सवार पद होता था वो जात पद से छोटा होता था। ठीक, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते, ये भी सही बात। तो ए बी सी सही है, लेकिन जो है ए बी डी सही, सी नहीं सही, समझिए बात को। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की, जिसे मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हम नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, एकदम सही बात है। और जात पद सवार पद से ऊंचा होता था। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, ऐसा नहीं है, अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे, सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये गलत बात है। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो देखिए, ये आपका गलत है पूरी तरीके से, अभी बता देंगे क्यों गलत है। जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। दोनों बातें गलत हैं, कोई वंशानुगत नहीं होता था, और ना तो 1 ना ही 2। ठीक, देखिए, जो मुगल प्रशासनिक प्रणाली थी उसमें मनसबदार जो होते थे सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होते थे, सेना के और प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी, जिन्हें जागीर प्राप्त हो गई, वो जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे कि भूमि आप बांट सकते हैं। ठीक, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे, ऐसा नहीं कि सेवा काल के बाद भी भूमि बांट सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे, वो आपके पहले से बड़े भूधारक थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11%, कतिपय क्षेत्रों में या 25% भी रहता था, संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। ठीक, जमींदार के जो होते थे राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व का ही होता था, परंतु इनके अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे, खिदमत करते थे। खिदमत का मतलब क्या होता है? सेवाएं। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोही तत्वों को निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधनों भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेरशाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण भी किया। उसके शासनकाल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़कर 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई? भू राजस्व का। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। जैसे मुगल प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे वो पहुंचते थे और कहते थे भाई माल दो। माल दो का मतलब भू राजस्व दो, ठीक, लगान दो। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था वो आपके जहांगीर थे। जहांगीर ने कहा कोई तंबाकू नहीं खाएगा, हमारे यहाँ जो है सुरती खाना मना है। ठीक, पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था सबसे पहले। इसके बाद ही तंबाकू भारत में जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की भी आदत लग गई, मतलब गांजा फूको, ठीक, और चरस अफीम दुनियादारी समझते हैं वो तो चलता ही था। इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इसके नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने कहा भाई कोई भी तंबाकू नहीं खाएगा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो मदद ए मास किसे इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को जो है मुगल प्रशासन में मदद ए मास कहा जाता है भाई। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था।
और इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए या भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से ही रहती थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, वह क्या था? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक, सूबा और परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई होती थी उसे हम चकला कहते थे। बस। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों और जिलों में विभाजित किया गया था। सरकार यानी जिला होता था, ठीक, और सूबा यानी प्रांत। प्रत्येक सरकार अनेक परगना विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक मिला करके नई इकाई जो है चकला का संगठन हो गया। मतलब कई परगनों को मिला करके एक जैसे होता ना ग्राम पंचायत टाइप का, तो उसी तरीके से बहुत सारे गांव होते हैं ना उसमें, तो कई परगनों को मिला करके चकला बनता था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। एकदम सही बात है भाई। मनसबदारी का पद पैतृक था? नहीं, बिल्कुल पैतृक नहीं था। तो एक सही है आपका, दो गलत है, बस समझ सकते हैं आप। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में हुई। उसके शासन के 11वें वर्ष 1567 में, अगर पूछ ले क्वेश्चन आ जाएगी भाई, मनसबदारी प्रथा कब चालू हुई थी? तो आपके 1567 में शुरू हुई थी। वहीं 1563 में जो है आपके जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। और 1564 में इन्होंने क्या किया था, वो आपका जजिया कर समाप्त किया था। ये आप समझ सकते हैं। 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। 1567 में इन्होंने क्या किया था, मनसबदारी की व्यवस्था की शुरुआत की थी। लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। तो ये आपके अकबर के शासनकाल से 1567 में स्टार्ट होती है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये भी सही है। लेकिन मनसबदारों का चयन योग्यता के अनुसार होता था, ठीक, आधार पे, इसीलिए मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण और कथन स्पष्ट नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए कथन ए और बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न को कोट में सही उत्तर का चयन करें। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। ठीक है, ये भी बात सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च अधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं आपके, तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थी और यह श्रेणियाँ 10 से लेकर के 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियाँ प्रचलित थी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इधर अधिकारी हैं, इधर उनका कर्तव्य है कि वो क्या काम करते थे। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है तो आराम से करते हैं मिलान, क्या दिक्कत है। दीवाने तन जो होते थे उनका काम क्या था, जागीर या वेतन को देखना होता था, तो ये आपका एक का तीसरा हो जाएगा। मुस्तारफी का काम होता था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ का काम होता था कार्यालय को संभालने के लिए। वहीं वकियानवीस का काम होता था प्रमुख घटनाओं या फरमानों को सूचीबद्ध करना। ठीक, बैनर पोस्टर लगाना, समझिए बात को। तो ये हो जाता है आपका ए का तीसरा बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा हो जाएगा। ए का तीसरा बी का चौथा आप भी लगा सकते हैं, बस कुछ नहीं सोचना है। ए का तीसरा ही अगर पता होता तो भी आप लगा सकते थे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन है दूसरा कारण है। तो कथन ए है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये किया था काम इन्होंने। और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये भी सही है आपका। तो ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या भी करता है, तो आपका कथन ए और कारण सही है, कारण में सही, तो ये आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा, आगे कुछ सोचना नहीं है आपको। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये अकबर के समय चलाए गए थे। राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख से संबंधित सिक्के चलाए गए थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो तांबे का सिक्का आपका दाम कहलाता था। ठीक, टकसालों में सोने चांदी और तांबे के सिक्के जो है ढाले जाते थे, सोने के भी चांदी के, तांबे के। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। ठीक, मतलब 40 तांबे के सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते थे, ये आप समझ सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो बाबर ने चलाया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्कों को शाहरुख कहा जाता है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई थी। ठीक, नस्क ए मुक्ताई अथवा कनकूत, नकदी अथवा जब्ती और गल्ला बख्शिया बटाई, समझ सकते हैं आप लोग।
अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो ये आपकी हल की संख्या थी, बस भी लगा देना है। जैन अकबर की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान जो थे वो आपके टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो सहाब नहर आपका था। मुगलकालीन सिहाब जो थी सिहाब किलो का निर्माण फिरोज शाह की रबजाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। और मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान, बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत भी करवाई थी। अब यहाँ मुगल चित्रकला के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। युद्ध दृश्य और पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सब होता था, समझिए बात को। मुगल चित्रों में सभी होते थे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था सबसे पहले, ये याद रखना बहुत जरूरी। कई लोग जहांगीर लगाएंगे, ठीक। तो मुगल चित्रकला की शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ गई थी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में, जब वो आपके फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन काल में था, मतलब इधर उधर बेचारा भाग रहा था, तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना भी की थी। तो इनके समय के चित्रकार याद रखना, मीर सैयद अली, अब्दुस समद आपके हुमायूं के समय के। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये हुमायूं ने बनवाए थे, ठीक। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना, ठीक, एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक है के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, ठीक। कहीं कहीं निगार खाना भी है, कहीं कहीं तस्वीर खाना भी है, तो याद रखना ये आपके हुमायूं जी ने बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। और ज्ञातव्य है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए ही जो है उसकी मौत भी हुई थी, याद रखना। और हफ्ते में हर कलर के, मतलब ज्योतिष पे बहुत विश्वास था इसका। क्या कहते हैं कि आज सोमवार है तो मैं पीला पहनूंगा, मंगलवार को लाल पहनूंगा, इस तरीके का इसका विचार था, समझिए बात को। तो कपड़े भी चेंज करके पहनता था। 4 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघुचित्र कला की रीढ़ है, ठीक। जो भारतीय लघुचित्र कला है उसकी चित्रकला की रीढ़ है मुगल कलम। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो पहाड़ी कलम है, उस पर भी पड़ा है मुगल चित्रकला का प्रभाव। राजस्थानी पर भी, कांगड़ा पर भी, काली घाट पर नहीं पड़ा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ीय चित्रकला को प्रभावित किया, किंतु काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया अब्दुस समद के द्वारा। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया और इसने सर्वप्रथम दस्तान अमीर हमजा जो है इसका जो है चित्रण करवाया था। मतलब चित्र के माध्यम से सारी चीज़ें समझिए, कहने का मतलब ये है। तो एनिमेशन इमेज वाला सिस्टम पहले भी था, तो अकबर ने करवाया था। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था, अकबर के शासनकाल में पूर्ण होता है। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। कॉमिक्स टाइप का होता था, कॉमिक्स वाली बुक देखी नहीं, उसमें चित्र के माध्यम से सारी स्टोरी होती है, तो वही आप समझ सकते हैं। तो दस्तान अमीर हमजा सबसे पहले चित्रांकन किसने करवाया था? तो आपके हुमायूं के समय स्टार्ट होता है, अकबर के समय पूर्ण होता है। दसवंत और वसावन किसके समय के चित्रकार हैं भाई? अकबर के समय के हैं दसवंत और वसावन, ठीक। दसवंत जो एक कहार का बेटा था, एक काम से अकबर बहुत प्रभावित होते, बाद में विक्षिप्त हो जाता है और आत्महत्या भी कर लेता है, ये भी याद रखिएगा। और अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अफगरी में लिखे हैं। दसवंत, नसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन मोहन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश एवं आरा, ये सब हैं, आप समझ सकते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ है? तो ये अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ और जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की। व्यक्ति विशेष का चित्रण, जिसमें आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्किन क्या था? एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गूट से सही मिलान करिए, आपको बताना है। तो देखिए, अबुल हसन अकारिजा जो है जहांगीरी चित्रकार थे, अब्दुस समद नहीं थे, और मीर सैयद अली। अब्दुस समद तो हुमायूं के समय थे, आप समझ सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही आंसर है, 2 3 आप लगा देंगे।
देखिए अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन जहांगीर के समय के चित्रकार थे। मीर सैयद अली, अब्दुल समद हुमायूं के समय के चित्रकार थे। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति प्राप्त की? तो भाई जहांगीर के समय की थी। ठीक, देखिए मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बहुत कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया और जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया है। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो चित्रकला को दिया था। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ये जहांगीर ने दिया था। पांडुलिपि यानी जो हाथों से लेखन होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करता है? तो चित्रकला को। समझिए बात को। किशनदास शैली किस कला से संबंधित है? तो ये आपकी चित्रकला से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो बीड़ा बढ़िया बजाते थे औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक भी था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा होता है? जो प्रातः काल गाया जाता है वो तोड़ी राग होता है। तोड़ी राग प्रातः काल गाया जाता है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो ये आपके 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो कौन सम्मिलित थे? आपके तानसेन थे, हरदास थे, सूरदास नहीं थे, विलास खान नहीं थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है तो तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम की बात करें क्या था भाई? रामतनु पांडे था इनका मूल नाम। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह थे। इन्होंने जो है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो लाला कलावंत से जो हिंदू संगीत की शिक्षा ली वो अकबर ने ली थी। ठीक, देखिए मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो आप समझ सकते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रस्किन ने किया है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद। ठीक, बाबरनामा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबर ने लिखी थी, उनकी खुद की जीवनी थी, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक, देखिए तुझके बाबरी बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा था। पाइंदा खां अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुआ था। उसकी अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर बहुत उसका सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा है। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने की है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूंनामा की रचना किसने की है? भाई गुलबदन बेगम ने की है। और यहाँ पर देने रखा तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खेरुल मंजिल अथवा खेरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा बेगम कहा जाता है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने करवाया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ताजुल माली ने करवाया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हितोपदेश है उसका फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। देखिए संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताजुल दिन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नामक से किया गया है। ताजुल दिन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है।
देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है तो ए का चौथा हो जाएगा। वहीं ख्वांद मीर ने आपका लिखा है हुमायूंनामा तो तीसरा हो जाएगा। मोहम्मद काजिन ने क्या लिखा है, मोहम्मद काजिन ने आलमगीर नामा लिखा है। भीमसेन ने नुस्खा दिलकुशा लिखा है तो ए का चौथा और बी का तीसरा और सी का पहला, तो 4 3 1 हो जाएगा। 4 ही आपका जो है ए में दे रखा है। अगर आप जो है ताजुल मासिर हसन निजामी लगा देते तो भी आपका सही हो जाता है। ख्वांद मीर ने कानून हुमायूनी नामक पुस्तक लिखी जिसे हुमायूंनामा भी कहा जाता है। ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पुस्तक है, यहाँ जो है लेखक है, मिलान करना है। आलमगीर नामा किसने लिखी है, तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। ठीक, ए का दूसरा हो जाएगा। वहीं तबकाते अकबरी किसने लिखी है, तबकाते अकबरी जो है आपके निजामुद्दीन ने लिखी है। ठीक, चहार चमन चंद्रभान ब्रह्मन ने लिखी है। इकबाल नामा जहांगीरी किसने लिखी है, वो देखिए आपके मुअत्तमद खान ने लिखी है। तो ए का हो जाएगा आपका जो है दूसरा और बी का हो जाएगा चौथा, तो 2 4 और सी का तीसरा, 2 4 3 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 आप देख सकते हैं डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएस में आया हो क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस में। तबकात ए अकबरी किसने लिखी है, तो तबकात ए अकबरी जो लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की है जिसे तारीख़ निजामी कहते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये आपका अब्दुल रहीम खान खाना का है। देखिए अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जो मुगल काल है उसमें हिंदी काव्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, आपके अकबर के काल को कहा जाता है। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही नहीं धरोहर थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रहीम सस्सई दोहों का संग्रह है। ठीक, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो ये आपके शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल में थे, शाहजहां के। तो यहाँ देख सकते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में वह यात्री के रूप में आए थे। तो पादशाह नामा किसने लिखी है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। शाहजहां नामा के लेखक कौन है, शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। ठीक, तो याद रखिए अब जो है बाबर नामा, अकबर नामा ये सब कम पूछा जाएगा, अब डायरेक्ट शाहजहां नामा पूछा जा सकता है। तो इनायत खां आपके थे। ठीक, लिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, तो बाबर ने तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, हुमायूं ने हुमायूंनामा नहीं लिखी, गुलबदन बेगम ने लिखी है, और तारिक शेरशाही भी शेरशाह ने नहीं लिखी। अकबर तो जो है एक हिसाब से निरक्षर था तो इसने भी नहीं लिखी है। तो सिर्फ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख भी सकते हैं तारिक शेरशाही अब्बास खां सरवानी लिखा है, जबकि तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है। ठीक, जो फारसी भाषा में लिपिबद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकें हैं, इधर लेखक है। देखिए तबकात नासरी किसने लिखी है, मिनहाज और सिराज जसजानी ने लिखी है। तारिक फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक ने लिखी है। और तुगलक नामा की बात करें तो ये आपके अमीर खुसरो ने लिखी है, इब्न बतूता ने नहीं लिखी है। इब्न बतूता जो है यात्री था आपका। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तो सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। तुगलक नामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो, जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला में दिया है। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है, तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनाह बहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर सुहेली के नाम से, अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया, तो कब पूरा किया, 7 वर्षों में जो है अबुल फजल ने अकबरनामा को पूरा किया है। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी, ये तो सबको पता है आपको। ठीक, मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी, वो फारसी थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य जो थे फारसी में ही होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का विकास केंद्र भी रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है, साकी मुस्तैद खान की रचना है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खान ने की है। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण मिलता है। ठीक, तो मासिर ए आलमगीरी से इसके शासनकाल का, औरंगजेब के शासनकाल का जो है सब कुछ पता चलता है। और साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। बस क्या ही करना है, इतना आपके लिए काफ़ी।
देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भीमसेन कायस्थ क्या थे, उन्होंने तारिखे दिलकुशा लिखा है। ठीक, चंद्रभान ब्रह्मन, चा से चंद्रभान, चा से चहार चमन लिखा है। और ईश्वर चंद्र नागर ने जो लिखा है वो आपका फुतुहते आलमगीरी लिखा है। और सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तवारिख लिखा है। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला आप लगा दीजिए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं सोचना है, आगे बढ़ जाना है। नस्तालिक है, तो नस्तालिक क्या है, एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवि हृदय राजा, जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छद्म लिखे हैं, तो आपके राजा सावंत सिंह ने लिखे हैं, याद रखिएगा। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह थे। ठीक, और वो वैष्णव उपनाम नागरीदास राधा का सेवक थे। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, और रामचंद्र और रसिक प्रिया किसने लिखी है, तो केशवदास ने लिखी है, याद रखिएगा। अब यहाँ मुगल कालीन विविध के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आए थे, जाहिर सी बात है विलियम हॉकिंस जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1608 में मुगल दरबार में भेजे जाते हैं जहांगीर के पास। वहीं अगर जो ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम, उनकी तरफ से जो आए थे वो टॉमस रो थे, वो 1615 में आते हैं, चलते 1615 में, 1616 में दरबार में आते हैं। अकबर के समय सर थॉमस रो नहीं आए थे, सर थॉमस रो आपके जहांगीर के समय 1616 में आए थे। ठीक, शाहजहां के समय ट्रेनियर आता है, औरंगजेब के समय मनूची आता है, ये भी सही है, तो बी ही आपका सही नहीं है। ठीक, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो ये आपके जा बैप्टिस्ट ट्रेनियर ने की है। ठीक, याद रखिएगा। जा बैप्टिस्ट ट्रेनियर 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जोहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसिक यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूर्व दिशा की और उसने 7 यात्राएं की, जिनमें से 4 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए थी। ट्रेनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी, और साथ ही इसने हीरे की खदानों, जवाहरात, मोतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो ये जो है विलियम फिंच ने कहा था। ठीक, जो अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद का जो 40 स्तंभ युक्त मंजिल है उसके निर्माण में 5000 से 20,000 लोग थे और 40 साल तक उन्होंने काम किया, विलियम फिंच के अनुसार। अब 4th नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। देखिए, विलियम हॉकिंस आपके 1608 में आते हैं, 11 तक रहते हैं। टॉमस रो आपके 1615 में आते हैं। ठीक, और मनूची की बात करें तो मनूची आपके आते हैं, ये 1653 का टाइम पीरियड होता है। और राल्फ फिंच आते हैं आपके 1585 में। ठीक, राल्फ फिंच जो है सबसे पहले आते हैं, और ये अकबर का टाइम पीरियड होता है। तो देख लीजिए, ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा, तो 2 1 4 आप याद करिए, बस 2 1 4, 2 1 4 आपका बी में है, बी ही राइट आंसर हो जाएगा। यूपी आर ओ में आया हुआ प्री में है, समझिए बात। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोर्स से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली जो था वो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। वहीं मोहम्मद शाह रंगीला जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है भाई, उसका 1719 होता है टाइम पीरियड, और 1748 तक। जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर आपका 1605 में गद्दी पर बैठता है, 1627 तक रहता है। ठीक, 1627 तक। और बहादुर शाह 1837 से 57 तक रहता है। ठीक, 20 साल। 57 में रंगून भेज देते हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ सबसे पहले कौन लग रहा है भाई, 1600 जहांगीर, तो 3 आपका सिर्फ एक में, सी आपका राइट आंसर लगा दीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको क्या करना है, कोर्ट का सही मिलान करना है। तो अहमद शाह अब्दाली आपको पता है कब, 1761 में इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ाई की थी। और चंगेज खां आपका इल्तुतमिश के समय आता है 1221 में। ठीक, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड होता है। नादिर शाह 1739 में आता है, कब आता है आपके, जो आपके मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं ना, 1719 से 48 तक बैठते हैं उनके समय। तैमूर 1398 में आता है नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया, चंगेज खां, फिर आपका तैमूर, उसके बाद में आएंगे नादिर शाह, फिर तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 सी में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा, एकदम सही बात है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की थी। ठीक, और शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, बिल्कुल गलत बात है। दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुआ था। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, सही 1 4 सही बस, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है क्रमानुसार लगाना है बस। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया 1739 में। ठीक, ये आपके मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड होता है। और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है,
1526 में होती है। हेमू अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो लड़ाई होती है वो 1761 में होती है। तो देख लीजिए आप, ए का चौथा हो जाएगा और बी का दूसरा और सी का पहला। तो 4 2 1 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 आपका किस में है, तो देख सकते हैं 4 2 1 3 सी में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू नाम से जाने जाते हैं। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर के साथ, समझ सकते हैं। देखिए, हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता था। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोना का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में ले लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ गया। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। ठीक, आदिल शाह के जो विरोधी थे। दिल्ली में तरदी बेग के विरुद्ध युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि भी धारण कर ली उसने। और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वो पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य था, बीएन लुनिया ने जो है अपनी पुस्तक में कहा है। ठीक, हम देखिए यहाँ भी आपको मिलान करना है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में होता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो बस आप देख सकते हैं ए का तीसरा होगा और बी का पहला। तो ए का तीसरा, बी का पहला आपका सी में होगा। सी ही राइट आंसर है, बस कुछ नहीं सोचना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर मिलाना है, कुछ नहीं करना। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किससे संबंधित है? वो आपके अकबर से संबंधित है। और बिलग्राम का युद्ध आपके किससे संबंधित? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खुसरो का विद्रोह किसके समय होता है? ये आपके जहांगीर के समय होता है। और खानवा का युद्ध किसके समय होता है? बाबर के समय होता है। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा आपका ए में है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा बस। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1556 में क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। उसमें जो है हेमू हार जाता है और अकबर की विजय हो जाती है। तो अकबर जो है राज्यरोहण करते हैं अपना। ठीक, राज्याभिषेक वगैरह इनका सब होता है सब। और 1600 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिलता है। और 1680 में होता है आपका शिवाजी का देहांत हो जाता है। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पे कब्जा हो जाता है। तो ए का 5 हो जाएगा और वहीं बी का चौथा हो जाएगा। तो 5 4 और सी का हो जाएगा तीसरा। तो 5 4 3 2 हो जाएगा। 5 4 3 2। ए का 5 है। ठीक, तो ए का 5 4 जो है बी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कोड से मिलाइए। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, हल्दी घाटी का 1576, तराइन का युद्ध 1192, आसीरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाना है बस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी या मुगल या मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? ठीक, कौन सा सुमेलित है? तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 यही सुमेलित है। और खाजवा का युद्ध ये सब गलत है, जितने सब गलत। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध आपका हुआ था 1529 में। ठीक, वहीं खानवा का युद्ध 1527 में होता है। ठीक, और ये राणा सांगा और किसके बीच लड़ा जाता है? बाबर के बीच। चौसा का युद्ध जो होता है वो 1539 में होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच। और वहीं बात करें सामूगढ़ का युद्ध जो होता है 1658 में होता है। ये औरंगजेब और मुराद की सेना के में लड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो पहले कौन होगा? खानवा, 2 नंबर पहले होगा। 2 के बाद 1 होगा। 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 आपका कहाँ है? 2 1 3 4 ए में है। तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा, बस आगे नहीं सोचना है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये सब बताना है। कन्नौज का युद्ध 1540 में, इसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1765 में होता है, इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। ठीक, मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा जाता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। तो ठीक है, आप बता सकते हैं। 2 पहले हो जाएगा, 2 के बाद आपका 4 आएगा और 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 4 1 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 आपका क्या है? बी। 2 ही पहले में दे रखा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो बाबर खानवा का युद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। और राणा सांगा बाबर के बीच 1527 में होता है।
हुमायूं का चौसा युद्ध होता है, ठीक, 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। अकबर का हल्दी घाटी 1576 में होता है। जहांगीर का बल्ख युद्ध नहीं होता है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बल्ख का युद्ध 1646-47 में शाहजहां के काल में हुआ था, समझिए बात को। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अता अली खां किसका नाम था? अता अली खां जो है रामतनु पांडे यानी तानसेन का नाम था। जब वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तानसेन, तब का उनका नाम है। और अबुल फजल, अबुल कोजी, ये सब नहीं, ठीक, तानसेन, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इक्ता प्रथा किसने शुरू किया था? तो दिल्ली के सुल्तान यानी इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी इक्तिदारी की प्रथा। और जागीर की प्रथा जो आपकी चालू की थी वो आपके मुगल काल में शुरू होती है। अमरम की प्रथा आपके विजयनगर में थी। और मोकासा की मराठे थी, ठीक। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा, 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 आपका कहाँ है? तो 2 3 4 1 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बस। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को बाबुल या मक्का का द्वार कहा जाता है। मुगलों में नौरोज का त्यौहार लिया गया है, तो पारसियों से लिया गया है। मुगल काल में जिन मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई विशिष्टता हासिल की वह स्थित थे आपके लखनऊ में स्थित थे। अब देख सकते हैं यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अहिल्याबाई और जो आपकी ताराबाई मराठा राजवंश से संबंधित हैं। तो ये दुर्गावती जो होती हैं अकबर के समय इनका टाइम पीरियड रहता है और लड़ाई होती है अकबर से इनकी। और पद्मिनी जो है अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल की, तो सबसे पुराना यही हो जाएंगी। तो 3 पहले हो जाएगा, फिर अकबर का टाइम पीरियड 2, उसके बाद में आपके तो 3 2 आप देख सकते हैं बीर में, तो ये आप लगा सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहाँ नहीं, आपके फतेहपुर सिकरी में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी अहमदउल्ला का मकबरा आगरा में है, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर है कि आगरा में औरंगजेब का मकबरा, तो औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली आपका जो है अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये सही है, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है आपका बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है, बलुआ लाल पत्थर का, ये गलत हो जाएगा। लखनऊ स्थित इमाड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। चूने का और ईंट का इनका सबका प्रयोग हुआ है, तो दोनों गलत है, ठीक, ना तो 1 ना ही 2। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जहांगीरी महल आगरा में है, बुरहानपुर में नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाए क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, ठीक, ये भी सही है आपका। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुनिए। भाई रबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, ये आपके औरंगजेब ने बनवाया था, तो उनका टाइम पीरियड समझ सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह के समय था, तो शेरशाह औरंगजेब के पहले थे, ये भी बात आप समझ सकते हैं। भाई हुमायूं के टाइम पीरियड में थे, तो शेरशाह ने खुद बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और अटाला मस्जिद की बात करें तो जौनपुर में, ये 1408 में सबसे पहले बनी है, तो सबसे पहले आपकी यही बनेगी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 के आसपास कराया गया था। शेरशाह सूरी 1540-45 के समय अपना मकबरा सासाराम में बनवाते हैं। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में पूरा हुआ। औरंगजेब ने अपनी बेगम रबिया दुरानी की स्मृति में औरंगाबाद में ये सब बनवाया था, समझ सकते हैं, बस क्या दिक्कत। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। बाबर ने जामा मस्जिद संभल में बनवाई, हुमायूं ने दीन पनाह, अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया है। जहांगीर के टाइम पीरियड में एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला कौन थे? जो है मिर्जा गयास बेग, जो इनके पिताजी थे नूरजहां के, तो नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो 1 2 3 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 ABCD, ठीक। अब यहाँ जो है आपको बताना है कि किस इमारत का निर्माण किसने करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण आपके किसने करवाया? इल्तुतमिश। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाज़ा अकबर। मोती मस्जिद औरंगजेब। तो ए का पहला हो, ए का दूसरा, बी का पहला, तो 2 1 आपका डी में है, तो 2 1 डी में है, तो डी ही आपका आंसर हो जाएगा, बस आगे कुछ नहीं सोचना है। निम्नलिखित में से सभी को काल क्रमानुसार आपको सजाना है। भाई कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, चौसा का युद्ध 1539 में होता है, खानवा का युद्ध आपका कब होता है? खानवा का युद्ध आपका होता है 1527 में, और 16 अप्रैल भी याद रखना, 16 अप्रैल 1527। तालीकोटा 1565। तो आप सोच सकते हैं कौन पहले है भाई? खानवा का युद्ध पहले है, तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 और 1 3, 4 2 1 3 हो जाएगा, तो 4 2 1 3 आपका ए में यही राइट आंसर हो जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और देखिए अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी बनवाते हैं, तो ए का तो पहला ही हो जाएगा, ठीक। बुलंद दरवाज़ा
अकबर बनवाते हैं फतेहपुर सिकरी में, ये सही है। मोती मस्जिद जो आगरा वाली है वो आपके कौन बनवाते हैं, वो आपके शाहजहाँ बनवाते हैं। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब। तो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। मुगल काल में मोल्लिम था, मोल्लिम क्या था, मोल्लिम एक कर्मचारी था, ठीक। तो यहाँ पर एक कर नहीं, एक शासक नहीं, एक प्रशासनिक, एक कर्मचारी होता था, ठीक, नेविगेटर। मोल्लिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र में साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा उससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था, ठीक। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में, जब मध्यकालीन इतिहास चल रहा था उस समय बंजारे क्या होते थे, व्यापारी होते थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा वाणिज्य से होता है। वाणिज्य का अर्थ व्यापार, उससे बना वाणिक अर्थात व्यापारी, बनिया, और व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाती रही है जिसका प्रमुख व्यवसाय व्यापार रहा है और एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दाम ताम्र की मुद्रा होती थी, देसाई राजस्व अधिकारी होते थे, ये भी सही है। वहीं दीवान की बात करें तो दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब एक प्रकार का कर नहीं होता था, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। मुगल काल में 1 रुपये 40 दाम के बराबर होता था, ठीक। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह अधिकारी होते थे और जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सिख संप्रदाय के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और ये पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो गुरु अंगद को किया था। इन्हें लहना भी कहा जाता है, ठीक। और गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने ननकाना पंथ भी चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु भी बने थे। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो लहना को घोषित किया था, ठीक। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी, तो गुरु अंगद ने प्रारंभ की थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरुमुखी से बना है जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लीप की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था, ठीक। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, तो गुरु रामदास ने स्थापित किया था। देखिए चौथे गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना था। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया परंतु बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, ये गुरु रामदास को दी थी और ये जो है 5वें गुरु थे। पहले गुरु नानक थे, दूसरे लहना थे, याद रखिएगा। लहना को ही गुरु अंगद कहा जाता है, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक। गुरु अमरदास जो है मीरी और पीरी से संबंधित नहीं थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित थे, ठीक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों, गद्दियों अथवा भागों में बांट दिया था। जो गुरु अमरदास थे उन्होंने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों और गद्दियों में बांट दिया। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पूरक गुरु हरिगोविंद से संबंधित है, ठीक। मीरी मतलब सांसारिक और पीरी मतलब आध्यात्मिक। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो ये आपकी किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गए और जहां गुरु अर्जुन देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गए और उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया और जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा किसने दी थी, तो जहांगीर ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया है, तो गुरु अर्जुन देव ने किया है, ठीक। खुसरो की सहायता इन्होंने की थी। 5वें गुरु थे आपके। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो देखिए गुरु अर्जुन देव को दिया गया था और आपके गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिया था और यहाँ पे जहांगीर ने। तो 2 और 4, ठीक। गुरु अंगद और गुरु हरगोबिंद को नहीं दी गई थी, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 सिखों के 5वें गुरु थे और
खुसरो की सहायता की थी, उसी के ऊपर सारी चीज़ें हुई थी। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 1664 से 75 सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं हुई अपितु धार्मिक कारणों से हुई थी। ठीक। और औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये आपका गुरु तेग बहादुर के लिए। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड में अवस्थित है। हेमकुंड चमोली में है, जिला आपका पड़ता है उत्तराखंड। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि 7 अक्टूबर 1760 को नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में जो है क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा। ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जो है पटना बिहार में जन्म होता है, नांदेड़ में जो है इनकी मृत्यु होती है। किसकी समाधि नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे। ठीक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। वहां पर उनकी समाधि स्थल नांदेड़ हुजूर साहिब गुरुद्वारा में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने का आदेश दिया। ठीक। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह का किया गया है। और खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था? तो 300 वर्ष पहले। 300 वर्ष पहले 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई। 300 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक। तो हर राय नहीं, हर किशन नहीं, और गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक। और बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। अब यहाँ मराठा साम्राज्य के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। और मराठों के उत्कर्ष का इनमें से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना भी है, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, सब है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करिए। ठीक, विचार करना है। और चित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है, तो ये पूरा मराठा का क्षेत्र है। ठीक, ये महाराष्ट्र और ये सब पूरा मराठाओं का क्षेत्र है। ठीक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म 1627 से 30 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की, तो 1674 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1627 से 1674 में। ठीक, देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 में हुआ था, और उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की थी, और 1680 में की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खान। अफजल खान को बहुत बुरी तरीके से 1659 में मार देते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आपके आगरा में कैद थे। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी। ठीक, देखिए 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि भी धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। ठीक, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपके रायगढ़ में थी। और शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? तो ये रायगढ़ में हुआ है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो ये आपके रामदास थे इनके गुरु। शिवाजी के गुरु रामदास थे। इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया और इनकी महत्वपूर्ण रचना है दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ जो है आपको बताना है, मिलान करना है। तो चाकन के किले पर जो वो हमला करते हैं वो कब करते हैं? 1648 में करते हैं, तो ये भी याद रखना। वहीं अफजल खान वाला प्रकरण जो होता है वो आपका 1659 में होता है। ठीक, और वहीं आपका मुगलों से जो मतभेद होता है वो आपका 1657 में होता है। ठीक, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपका 1 हो जाएगा और 1 के बाद 2, उसके बाद 3,
वहीं बात करें सूरत पर लूट जो है आपका क्या है 1664 में होती है, तो एकदम लास्ट में होगी। तो एक आपका पहले होगा, 1 2 3 4, तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं चाकन किले पर विजय 1648, मुगलों से मतभेद 1657, अफजल खान पर विराट 1659, वहीं सूरत पर आक्रमण 1664। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन में थी। ठीक, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, तो मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, वाकनीस और सुरनीस भी थे। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था तो सैन्य प्रशासन से, जो सरनोबात था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। जैसे मीर बख्शी आपका मुगल काल में था और दीवाने अर्ज आपका सल्तनत काल में था, वैसे सरनोबात आपका शिवाजी के समय था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता तो कौन था? सुमंत। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था तो सुमंत कहते थे, जो विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत कहते थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के राज्य प्रबंध में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कथन है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, तो ये एकदम सही बात है। और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था, सब आकर लास्ट में शिवाजी के पास ही सारी चीज़ें बताते थे। तो ए ही आपका सही होगा और आर गलत होगा। तो ए सही है, आर गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे, प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये 8 प्रधान वस्तुतः शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे। शिवाजी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना, विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करना उनका प्रमुख दायित्व था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो रूका नहीं थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित आपकी रजत मुद्राएं थीं। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो नानाजी देशमुख ने बनाया है। ठीक, संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू जी ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उनके परिवार के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में चली गई थी। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों तथा मराठों के मध्य स्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए बालाजी विश्वनाथ जो थे उनका टाइम पीरियड 1713 से 20 था, ये आप याद रखेंगे। वहीं बाजीराव जो थे आपके, बाजीराव प्रथम की बात करें तो जिनके ऊपर मूवी भी बनी आप जानते ही हैं, तो बाजीराव मस्तानी बनी नहीं मूवी, तो बाजीराव प्रथम आपके 1720 से 40 तक रहते हैं। और वहीं बालाजी बाजीराव की बात करें तो 1740 से 61 तक रहते हैं। माधवराव 1761 से 1772 तक रहते हैं। तो 3 1 और 3 1 के बाद 2 4, 3 1 2 4, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सभी को कालानुक्रम में रखना है। छत्रपति साहू जी की बात करें तो 1708 से आपके 49 तक इनका टाइम पीरियड होता है। वहीं राजा राम की बात करें तो 1689 से इनका 1700 तक टाइम पीरियड होता है। शिवाजी द्वितीय की बात करें तो 1700 से 1708 तक होता है। और वहीं संभाजी की बात करें तो 1680 से 89 तक रहता है। ठीक, 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है तो संभाजी गद्दी पर बैठते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं संभाजी का टाइम पीरियड जो है वो आपका शिवाजी की बात आता है तो 3 आपका पहले हो जाएगा और 3 के बाद में आपका क्या हो जाएगा 1680 से 89, फिर 89 से 1700 राजा राम बैठते हैं तो 2 हो जाएगा और 3 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आपका 1, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ही सही है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, ये एकदम सही बात है। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये भी सही है। तो आर ए का सही कारण भी है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु होने के पश्चात साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी, मतलब जो बाजीराव थे उन्हीं के समय। 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। तो मूवी में भी आप देखते हैं जो आपकी बाजीराव मस्तानी मूवी है उसमें निजाम जो होता है आपके बाजीराव से क्या कहता है कि छत्रपति सिर्फ नाम के
छत्रपति हैं, काम तो सब पेशवा करते हैं, तो वही वाला सिस्टम है। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए, महलों के महापौर बन गए। ठीक, मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण मानना है। अभिकथन क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, एकदम सही बात है। वहीं कारण क्या है? मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो है भारतीय शासक हुए। तो ए सही, आर गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। ठीक, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य, निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था, इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। देखिए, जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शक्ति बन गए, मतलब छत्रपति सिर्फ नाम के छत्रपति रह गए, तो ये बालाजी बाजीराव के समय। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। देखिए, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करते रहे। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो वो आपकी ताराबाई थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना और राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई एक तेजस्वी महिला थी, उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया। 30 नंबर क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? वो आपका काशीराज पंडित थे। ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित होते हैं। ठीक, काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? और मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, यही राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो भाई अफगानों ने हराया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, ये सब याद रखना है आपको। बस पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? आपके 14 जनवरी 1761 को होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खान जो था वो अहमद शाह अब्दाली का बहुत विश्वास पात्र था, खासम खास आदमी था, समझ सकते हैं। मोडी लीफ का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मराठों के विलेखों में मोडी लीफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मुगल काल विघटन के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। पहला है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, याद रखिएगा। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु 63 वर्षीय पुत्र जो उनके मुअज्जम शाह आलम, जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, तो उसने संभाली और 1707 से 12 तक वो गद्दी पर बैठा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? मतलब शासन पूरा होता है उससे पहले ही अंत हो गया। तो एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे। ठीक, जहांगीर शाह 1712 से 13 ईस्वी तक वो गद्दी पर बैठे। मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियार से जो है पराजित हो जाता है और 1713 में फर्रुखसियार गद्दी पर बैठ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी? तो फर्रुखसियार ने 1717 में दी थी। ठीक, एक फोड़ा निकल आया था, उसी की दवाई के लिए एक डॉक्टर भेज दिया जो है अंग्रेजों ने, उसी में खुश हो गया ये। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। देखिए, उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार को सिंहासन पर बैठाया। 1719 ईस्वी में इसे सिंहासन से हटा दिया गया और इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। ठीक, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपके मोहम्मद शाह रंगीला थे। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था 1719 से 48। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और तख्ते ताइस मयूर सिंहासन भी ईरान ले आया था। ठीक, तो 1739 में इसने आक्रमण किया था नादिर शाह ने। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन गद्दी पर था? आपके मोहम्मद शाह थे। किसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व हो गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। नादिर शाह का आक्रमण भी इन्हीं के समय होता है। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। 1719 से 48 इनका टाइम पीरियड था और नादिर शाह ने आक्रमण भी इन्हीं के समय किया था। जहादर शाह 1712 से 13 और मोहम्मद शाह आपका 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर जो थे आलमगीर 1754 से 59। ओके, ये बात सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड 1719 से 48 होता है। ठीक, वहीं आलमगीर द्वितीय की बात करें तो इनका टाइम पीरियड जो होता है वो आपका 1754 से 59 होता है। वहीं जहादर शाह का होता है 1712 से 13। ठीक, एक ही साल के लिए आते हैं और फर्रुखसियार फिर इन्हें गद्दी से हटा देते हैं, इनके भतीजे होते हैं। और अहमद शाह की बात करें तो ये 1748 से 54। ठीक, 1748 से 54। यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे पहले हैं जहादर शाह हैं, तो जहादर शाह आपका बी में है, तो बी आपका पहले हो जाए। बी आपका बी में ही पहले है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने दाखिल नहीं होने दिया था। देखिए, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यप उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, लेकिन मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। उस समय वजीर गाजुद्दीन 1765 से 1771 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, तो उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। और 1837 से 57 तक आपके बहादुर शाह जफर होते हैं। 1806 से 37 इनके पिता होते हैं अकबर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो पहला है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये आपका सही है। इब्राहिम जोग और असदुल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। डी क्या है? वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये आपका गलत है। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सही नहीं है। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिमाह 1 लाख रुपये पेंशन, 15 लाख रुपये उसकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। ठीक, तो डी का 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो कोई सीमा नहीं थी, नाम के जो है बादशाह बच्चे थे, बस इतना आप समझ सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध के प्रथम नवाब शहादत खान थे। अवध का प्रथम नवाब शहादत खान था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा।
और ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां पर उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। यह आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो चिनकिलिज खां, ठीक, जो है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिज खान था। 1724 में स्थापना होती है और निजामुल मुल्क ने की थी। इसका नाम चिनकिलिज खान का ही निजामुल मुल्क कहा जाता है। अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। एकदम गलत बात है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो केवल 2 आपका सही है। अब क्या चीज़ें सही हैं आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आरकोट या कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल में सीधे मुगल सत्ता से हुआ है, तो कथन एक असत्य है, सिंपल सी बात है। 1399 के पूर्व मैसूर विजयनगर साम्राज्य का भाग था। वादू वंश या वाडियार वंश ने इसे विजयनगर से पृथक कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और अहमद शाह दुर्रानी ने भारत में राज्य क्षेत्र अधिकृत नहीं किया था। रुहेलखंड से पहले ही बड़ी संख्या में रुहेल अफगान बस गए थे और अब्दाली के आक्रमण के पश्चात मुगल बादशाह ने अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में रुहेलखंड रियासत को मान्यता दी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई है? तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई। इसने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी, जयपुर और आपका दिल्ली में 5 जगह आपकी क्या है, जंतर मंतर वेधशालाएँ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं महाराजा जयसिंह ने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनाई? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और आपकी मथुरा में भी बनवाई थी, याद रखिएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, कि लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। उसने जयपुर शहर की स्थापना की थी तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र भी बनाया था। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर और दिल्ली में भी बनवाई थी, 5 जगह बनवाई थी, ठीक। तो यहाँ पर आपके मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के सारे लेक्चर कंप्लीट होते हैं, ठीक। सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए गए हैं, घटना चक्र के जितने भी होते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यूपी जीके सबके जो है घटना चक्र की मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।